हेडिंग डालते हैं हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक। सुनते ध्यान से, आराम से सुनेंगे। जेनेटिक का मतलब हमने क्या समझा था कि किसी भी तरीके की वो कैरेक्टर जो इनहेरिटेंस हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पहले हम क्या पढ़ते थे, इंडिविजुअल का कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा था। अब पूरे के पूरे किसकी ट्रांसफर हो रही है, पूरे के पूरे पॉपुलेशन की अगर ट्रांसफर हो रही है कोई कैरेक्टर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। समझ आ रही है मेरी बात? पहले हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते थे, पहले हम किसके बारे में पढ़ते थे, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते थे, बट अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन अगर चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पॉइंट जरा सा। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, inheritance of a character of a population of a population of a population from one generation to next generation, from one generation to next generation। किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है और वो किसी एक पॉपुलेशन का हो रहा है, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक, कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक। क्लियर? अब सुनेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हमें याद रखना है। पहला टर्म्स आता है हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, सबसे पहला टर्म्स आता है जीन पूल। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास जीन पूल। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास जीन पूल। सुनते जैसे, किसी एक पॉपुलेशन में हम मान चलते हैं कि हम लोग 50 लोग बैठे हुए हैं इस क्लास में, ठीक है, 50 लोग हैं। 50 लोग के पास उनका जीन पाया जा रहा है, बोलिए, और जीन जो पाया जा रहा है उनके साथ उनके एलील्स भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर द टोटल नंबर ऑफ अ जीन एंड दियर एलील्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज जीन पूल। हमने क्या बोला, जीन पूल का मतलब हमने क्या बताया, टोटल जीन एंड दियर एलील्स, total gene and their alleles present in a population। किसी एक पॉपुलेशन में जो भी जीन पाई जा रही है और उनके साथ साथ जो भी उनके एलील्स पाए जा रहे हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, जीन पूल नाम दूंगा। जीन पूल का मतलब, जैसे हम मान चलते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन, ध्यान से देखिएगा, ये हम मान चलते हैं एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जीन पाई जा रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बहुत सारे ऐसे जीन पाए जा रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, बहुत सारे जीन पाए जा रहे हैं। हमने ये कहा कि ये जो भी आर है जीन, ठीक है, किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए, बात सही है? अगर ये जीन है किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने ये कहा कि जो भी जीन पाई जा रही है, टोटल नंबर ऑफ जीन विद देयर एलील्स, उनके साथ जो भी एलील्स पाए जा रहे हैं किसी एक पॉपुलेशन में, ऐसे कितने पाए जा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही पाए जा रहे हैं, ऐसे कई सारे कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकते, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकते, कैपिटल आर स्मॉल हो सकते ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने जीन पाए जा रहे हैं हमारे पास किसी एक पॉपुलेशन में, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, जीन पूल कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि हम लोग 50 लोग बैठे हुए हैं इस क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर हमारे अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जीन पाए जा रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन्होंने कहा सर मेरे अंदर भी पाए जा रहे हैं, इन्होंने कहा हमारे इनके अंदर, जैसे 10-15 लोगों के पास कैपिटल ए स्मॉल ए वाले रहे। क्लियर? तो वो क्या कहलाया, उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाया। क्या कहलाया, जीन पूल कहलाया। समझ आई मेरी बात? दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि जीन माइग्रेशन किसे कहते हैं। कुछ बातें हम धीरे धीरे कहां लेकर के जा रहे हैं आपको, इवोल्यूशन की तरफ, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यानी क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे पहले हमने किसको बताया, जीन पूल को बताया। ठीक है, जीन पूल के बाद हमारे पास दूसरा टर्म आता है जीन माइग्रेशन। दूसरा आता है हमारे पास जीन माइग्रेशन।
दूसरा टर्म आता है हमारे पास जीन माइग्रेशन। इधर देखिएगा, जीन माइग्रेशन किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन तक, ठीक है, जीन का फ्लो होना। समझाया? इधर देखिएगा, इधर सुनिए। जीन फ्लो का मतलब, जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में चले जाना। क्लियर? वो क्या कहलाता है? जीन माइग्रेशन कहलाता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, दो पॉपुलेशन बनाया मैंने, एक पॉपुलेशन ये, एक पॉपुलेशन ये, एक पॉपुलेशन ये, दूसरा पॉपुलेशन ये सेकंड पॉपुलेशन है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, हमने ये कहा कि इनके पास सबके सब डोमिनेंट वाले हैं। सबके सब कैसे हैं बताइए? सबके सब कैसे हैं? डोमिनेंट जीन है। क्लियर? इनके पास सबके सब कैसे हैं? रिसेसिव वाले हैं। सबके सब कैसे हैं? रिसेसिव वाले। हमने ये कहा कि कोई एक जीन उठा, यहां से उठ करके इनके पास आया, एक जगह से दूसरी जगह आया, इसको मैंने क्या बोला? जीन माइग्रेशन बोला। क्या बोला? ये यहां से यहां तक आया। सिंपल सा हम एग्जांपल हम अपना बता रहे हैं। ठीक है, हम एक पॉपुलेशन से आए हुए हैं, मान चलते हैं बनारस से आए हुए हैं, और आपका पॉपुलेशन यहाँ का है। क्लियर? अगर हम यहां से यहाँ पे आए हैं तो क्या ये जीन माइग्रेशन हुआ? अरे बोलिए, क्या ये जीन माइग्रेशन हुआ? नहीं, हम आए, हमारा माइग्रेशन हो रहा है, जीन का नहीं। हमारा जीन का माइग्रेशन कब होगा? जब हम यहाँ के पॉपुलेशन से इंटरब्रीड करेंगे, यानी मेटिंग करेंगे। मेटिंग करने के बाद जो हमारी औलाद होगा, उनके अंदर जो हमारे और हमारे बीवी के जीन जाएंगे, वो जीन माइग्रेशन होगा। यानी इनके अंदर कभी ना कभी ये वाले जीन तो जरूर आएंगे ना। बोलिए बात सही है? इस कैपिटल आर का क्या हुआ? इस कैपिटल आर का क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। ये है जीन माइग्रेशन। कभी भी ये मत कह देना कि सर आप बनारस से आए हैं, आपका जीन माइग्रेशन हुआ, मेरा माइग्रेशन हुआ, मैं तो चला जाऊंगा ना कुछ समय बाद। क्लियर? यानी क्या है कि हमारे पास क्या है कि जीन माइग्रेशन की बात हो रही है। जाने से याद आया, ठीक है, तुम लोगों के लिए ये लास्ट साल है मेरा। क्लियर? नेक्स्ट ईयर मिलेंगे नहर लगन में तुम लोगों को मैं। ठीक है? हाँ भाई, कब तक यहाँ पढ़ाएंगे पासीघाट में? क्लियर? नई ब्रांच खुल रही है नहर लगन में तुम लोगों को लिए, सिग्मा क्लास की। क्लियर? हाँ, पार्टी चाहिए ना तुम लोगों को? हाँ चाहिए। सुनते ध्यान से, इधर देखेंगे, हमारे पास क्या है कि रोहित सर शायद यही रहेंगे, मैं सिर्फ जाऊंगा। ठीक है, तो सुनते ध्यान से, हमारे पास ये कैपिटल आर यहाँ से उठ करके यहाँ आया। क्लियर? इसका मतलब आपने क्या समझा? यानी जीन का माइग्रेशन हुआ है, हमारा माइग्रेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहीं आकर के मर जाऊं, मेटिंग ना करूं, क्या जीन माइग्रेशन मानोगे? नहीं मानोगे। क्लियर? यहां से मैं यहां उठ करके आया, मेरा माइग्रेशन हुआ, बट यहाँ पे मेटिंग नहीं हुआ, सिंगल मर गए। बोले बस माइग्रेशन हुआ जीन का? नहीं। क्लियर? तो यानी क्या है कि ये पॉपुलेशन की बात अगर कर रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, तो जीन माइग्रेशन किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ अ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन से टू अनदर पॉपुलेशन में हम गए। ठीक है, और कब गए? जब रैंडम मेटिंग किया किसी से, तो जो हमारे बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर जो जीन आएंगे वो उनके माइग्रेशन हुआ। क्लियर? अब सुनेंगे ध्यान से, जीन फ्लो किसे कहते हैं? तीसरा टर्म आता है हमारे पास क्या? जीन फ्लो। सुनते ध्यान से, एक बार इसका माइग्रेशन यहां से यहां तक हुआ, लिख दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल जीन माइग्रेशन दो पॉपुलेशन के बीच में कई बार जीन का माइग्रेशन हुआ। एक बार उठ करके ये यहाँ आया, ये वाला उठ करके यहाँ आया, ये ऐसे ऐसे कई बार होता गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीन फ्लो बोलेंगे, जीन लोड। ठीक है, जीन लोड समझाते क्या है?
समझे? जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि ये प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेसेसिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया देखा आपने कभी? सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है, आपको दिखाया है। इनमें क्या होता है कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर है तो HbA होगा ना। ये कैसा है बताइए? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना। अगर ये HbA के साथ अगर HbS पाया जा रहा है, ये S क्या है? हार्मफुल है कि नहीं? ये हार्मफुल है। और कैसा है बताइए? रेसेसिव। रेसेसिव क्यों बोला? क्योंकि ये भी नॉर्मल ही है बट कैरियर है। बोली बात सही है? क्लियर? ये क्या है? क्लियर? ये सिकल वाले हैं। इसका मतलब हमें ये देखने को पता चला कि पर्सन नॉर्मल है बट उसके पास रेसेसिव जीन कौन से पाए जा रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया वाले। उसी को हम जीन लोड बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं जहां जहां जाता हूँ ये पीछा कर लेती है हमारे पास और बिना इनके मेरे रह नहीं पाता। यानी मैं इनका लोड उठा रहा हूँ कि नहीं उठा रहा हूँ? अरे बोलिए। ये जहां जाएंगे हमारी बेइज्जती कराती हैं, सब कुछ कराती हैं, बट फिर भी हम इनको लेकर के साथ में ढो रहे हैं। यानी क्या है? रेसेसिव है कि नहीं है? क्लियर? तो वही जीन लोड है। हम इनका लोड उठा रहे हैं, उठा करके फेंकना चाहते हैं बट उठा कर फेंक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बावजूद भी मैं नॉर्मल नजर आ रहा हूँ ना। ये कहती हैं मेरे रहने से क्या फायदा तुम्हारे? ठीक है, बहुत फायदा है। क्लियर? तो यानी क्या है? नॉर्मल कंडीशन है बट कैरियर है। जीन लोड वही कहलाता है। ठीक है? तो जीन लोड किसे कहते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव हार्मफुल जीन का प्रेजेंट होना ही जीन लोड कहलाता है। ठीक है? सुनिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास एलेलिक फ्रीक्वेंसी। ये मान चलते हैं पॉपुलेशन है। ठीक है? ये क्या है? पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए। ठीक है, हम मान चलते हैं ये कुछ बनाया इसे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कैपिटल एलील वाले कितने हैं? ठीक है, कैपिटल ए वाले एलील्स कितने हैं? तो आप काउंट करके बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी 8 कितने हैं बताइए? कैपिटल ए वाले हैं। क्लियर? टोटल एलील्स कितने हैं बताइए? 16। अरे टोटल एलील्स 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक है, यानी 16 एलील में से कैपिटल ए वाले 8 एलील्स हैं। क्लियर? यही एलेलिक फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी टोटल गिवन जितना भी हमारे पास एलील है अपन टोटल एलील्स की बात करेंगे। ठीक है, हमने ये कहा किसी भी एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ गिवन एलील्स अपन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलेलिक फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे एक पॉपुलेशन में
कितने कैपिटल ए वाले हैं एलिल्स? तो हमने कहा कि हमारे पास एक कैपिटल ए का जीन ही है। अगर मैंने जीन बोल दिया तो दोनों के दोनों कैपिटल ए के एलिल्स मेरे पास ही हुए कि नहीं? तो हमने ये कहा कि हम होमोजाइगस जीन पाए जा रहे हैं, यानी हमारे पास एलील पाई जा रही है कैपिटल ए कैपिटल ए। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कई सारे ऐसे लोग हैं। तो हमने एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश की, तो हमने ये बोला कि नंबर ऑफ गिवन एलील्स, क्या बोला? नंबर ऑफ गिवन एलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, टोटल नंबर ऑफ एलील्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलेलिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एलेलिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जल्दी करिए, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1/2 आएगा। अरे बोलिए 0.5%। ये हमारे पास एलेलिक फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने क्या बोला कि एक ही एलील कितनी बार रिपीट कर रहा है एक पॉपुलेशन में, ठीक है। वही हमारे पास क्या है? एलेलिक फ्रीक्वेंसी है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को? ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सा और हम बता रहे हैं। इधर देखिएगा, एक पॉपुलेशन यहाँ पे दी गई है। इस पॉपुलेशन में टोटल 1000 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 1000 इंडिविजुअल रह रहे हैं। इतने इंडिविजुअल रह रहे हैं, क्लियर। हमने ये कहा कि कैपिटल ए वाले अगर हमने बताया आपको 400 हैं, कितने हैं? 400 हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हम मान चलते हैं 300 हैं, स्मॉल ए वाले 300 हैं, क्लियर। अब हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी, क्लियर। हमने ये कहा कि डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी? डोमिनेंट एलील क्या है हमारे पास? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। चलिए बताइए कितनी होगी? हमने ये कहा कि इतने इंडिविजुअल हैं, ये इंडिविजुअल है, बोलिए बात सही है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इधर देखिए, सुनेंगे जैसे इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n कंडीशन होती है, क्लियर। जीन हमेशा किस में पाई जा रही है? जीन कैसे पाई जा रही है? एक लोकस में प्रेजेंट है और भी अल्टरनेट में, ठीक है। अगर मैंने ये बोला इंडिविजुअल कैपिटल ए वाले हैं, तो ये मान के चलना है कि कैपिटल ए वाले 400 हैं, कैपिटल ए वाले 400, ये इंडिविजुअल थे, ये उनके एलील्स हैं, ठीक। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं? 300 है, तो मान चलिएगा आधा एलील्स किसके हैं? कैपिटल ए, और आधा एलील्स किसके हैं? स्मॉल ए, यानी 150 इनमें बटेंगे, 150 इनमें बटेंगे स्मॉल ए वाले, बोली बात सही है। अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हैं, ठीक है, तो कैपिटल ए वाले स्मॉल ए वाले कितने होंगे बताइए? 300 होंगे। स्मॉल ए वाले कितने होंगे? 300 होंगे। समझ रहे मेरी बात आ रही है? यानी हमेशा ये बात याद रखना है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाले और कैपिटल ए वाले जो भी मैं बात बोलूंगा, ये डिप्लॉयड कंडीशन के लिए इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका जस्ट 2 गुना क्या होते हैं? एलील्स। हमेशा एलील्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? पेयर में। तो 400 वाले ये और 400 वाले ये, क्लियर। अब डोमिनेंट एलील्स देखिए कि किन की बात कर रहे हैं। एक डोमिनेंट एलील्स, दूसरा डोमिनेंट एलील्स, ठीक है। और कौन सा डोमिनेंट एलील्स? ये डोमिनेंट एलील्स, बोली बात सही है। टोटल डोमिनेंट एलील्स कितने हो गए बताइए? टोटल डोमिनेंट एलील्स 950 हो गए अपान, अब आपको कैसे याद रखना है कि टोटल एलील्स कितने हो गए बताइए? टोटल एलील्स बताइए कितने हो गए? काउंट करिए, टोटल एलील्स बताइए कितने हो गए? हम आंख बंद करके बता देंगे, 2000 होंगे। काउंट कर लीजिएगा आप। नहीं आ रहे हैं? टोटल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं क्या? क्लियर। अब हमारे पास क्या है, कैसे पता चला? आप ये देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलील्स कैसे निकालेंगे हम आपको समझा रहे हैं। इंडिविजुअल का जस्ट 2 गुना कर दीजिए,
एलएलसी निकल आते हैं। ठीक, इंडिविजुअल कितने पाएगा? 1000, तो टोटल एलएलसी कितने हो गए? 2000। क्लियर? तो हमारे पास कितने आएंगे? डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, 300 2000 नहीं आ रहा है क्या? इसका 300 चलिए इसका 300 अब सही है। अब कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 1200 आएगा क्या? कितना आ रहा है? 1100 अपन 2000, जो भी आएगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और ऐसे ही समझा रहे हैं, इधर देखिएगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं। ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पास कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये 5 तरीके की जीन पाई जा रही है। ठीक है, हमने आपसे ये कहा कि ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन की सबसे खास बात क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये सारी चीजें पाई जा रही है। ठीक है, हमने ये कहा कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी बताइए। क्या बताइए? एलेलिक फ्रीक्वेंसी बताइए। पहले किसका बताइए? कैपिटल ए का बताइए। कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ कैपिटल ए देखिए कितना है, 1 2 3 4 5। बोली बात सही है? यानी 5 एलील्स कैसे हैं? कैपिटल ए वाले। टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हो गए? 10 हो गए। यानी कितने का हुआ बताइए? 0.5 का हुआ। दूसरा हमें बताइए स्मॉल ए का एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा? स्मॉल ए का देखिए 1 2 3 4 5। बोली बात सही है? यानी 5 एलील्स हमारे पास स्मॉल ए और टोटल में से 10, तो करेंगे कितना? 0.5। क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है, यहां पे ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट, अगर हम मान चलते कोई ये एक पर्सन है। कितने पर्सन है? कोई एक पर्सन है जिसके पास एक एलील्स पाई जा रही कैपिटल ए स्मॉल ए की। कोई एक पर्सन है जिनके पास क्या पाई जा रही? कैपिटल ए स्मॉल ए की। क्लियर? इसका मतलब इनके पास नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील्स कितने हुए? एक कैपिटल ए और एक स्मॉल है। यहां तक किसी को तकलीफ है? नहीं। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि 1 पर्सन के जगह पे अगर यहाँ पे 50 पर्सन बोल दिया, अगर कोई 50% लोग हैं जो कि कैपिटल ए स्मॉल ए बियर कर रहे हैं, यानी इसके मतलब क्या हुआ कि 50 क्या हो गए बताइए? कैपिटल ए, और 50 क्या हो गए बताइए? स्मॉल ए। इसमें किसी को तकलीफ है? जैसे 1 पर्सन का निकाला ऐसे 50% का निकाला, ऐसे 50 लोगों के पास कैपिटल ए होगा, ऐसे 50 लोगों के पास स्मॉल ए होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमने ये कहा कि अगर कोई भी 200 लोग पर्सन है, ये हम रैंडमली कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ये मत सोचिएगा अपने मन से बता रहे हैं या फिर कोई डाटा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर 200 पर्सन है तो ऐसे 200 पर्सन के पास अगर हम मान चलते हैं कि कैपिटल ए वाले लोग होंगे, तो आप क्या समझेंगे इनके लिए? आप क्या समझेंगे? 200 क्या है बताइए? 200 क्या है? कैपिटल ए, फिर 200 क्या है? कैपिटल ए। ऐसा क्यों मैंने बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला कि पर्सन कैसा है हमारा? 2n कंडीशन है। ठीक है, यानी इनके पास कैसा क्रोमोसोम पाया जाएगा? डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। कैपिटल ए यहाँ पे भी होगा, कैपिटल ए यहाँ पे भी होगा। ऐसे 50 लोगों के पास एक पर्सन, फिर ऐसे दूसरे पर्सन का भी क्या होगा? कैपिटल ए होगा, ये दूसरा पर्सन, ऐसे सब होंगे ना। तो एक जोड़ी की बात करेंगे तो फिर 200, फिर ये दूसरी जोड़ी आएगी तो 200, यानी 400 होगी कि नहीं एलिस? अगर मैंने आपसे ये बोला कि अगर 100% 100% हम मान चलते हैं, ठीक है, अगर 100% के पास स्मॉल ए वाले हैं, क्लियर, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? 100 स्मॉल ए आएंगे, फिर 100 स्मॉल ए आएंगे। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि पर्सन हमारे पास कैसा है बताइए?
2n है, तो ऐसे ही हमारे पास 2n कंडीशन में ये एक इंडिविजुअल की अगर बात करेंगे तो एक स्मॉल है, ऐसे कितने इंडिविजुअल होंगे? 100, ठीक है। तो 100 इंडिविजुअल में ये स्मॉल ए आएंगे, 100 इंडिविजुअल में ये टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हो जाएंगे? क्लियर। अब हम मान के चलते हैं कि अब ये कोई भी सब काउंट कर लीजिए, ये टोटल कितने आ रहे हैं परसेंट? 300 के आसपास आ रहे हैं, 200%, 100%, 50%, ठीक है। हम इनको एक एग्जाम्पल माना था, ठीक है, इनको इग्नोर करके हम टोटल नंबर ऑफ, अगर हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे बताएं, चलिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए निकालिए, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए निकालिए, कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिल्स कितने हैं बताइए? इंडिविजुअल कितने हैं आपके पास? 300, एलिल्स क्या हो जाएंगे? 600, यानी आपको आंख बंद करके 600 लिख देना है। क्लियर। अब डोमिनेंट एलिल्स के कितने होंगे? तो कैपिटल ए वाले कहां पे नजर आ रहे हैं? कैपिटल ए वाले ना, 200, 200, यही है 50, ठीक है, ये भी तो है कैपिटल ए, ठीक है। तो कितने हो गए? 450 हो गए, तो टोटल 450 हो गए। कर लीजिएगा क्या आएगा आंसर। क्लियर। अगर हम बात आए स्मॉल ए वाले का, अब स्मॉल ए वाले कितने हैं? 50, 100, 100, कितने हो गए? 250, 250 अपन 600। क्लियर। देख लीजिए कितने आएंगे। क्लियर, समझ आएगा? 50% तो 100%, 100% को मिला के 600 है। 600 कैसे आएंगे? 600 सबको एक साथ जोड़ लो, 700 आ रहा है। कैसे? 100, 500, हाँ 700। तुम ही लोग तो कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ अब क्लियर। तो पर्सन कितने होंगे? 350 होंगे, तो वही तो बोला आप ही लोगों ने तो बताया 600। क्लियर। पर्सन कितने होंगे तब? 350 होंगे ना, 50 यहाँ पे 200, 250 हो गए, फिर 100, 350। किसने बोला भाई? फिर 350 पीपल, ठीक है। हमेशा जितने भी पर्सन होंगे उसका जस्ट 2 गुना क्या कर देना है? एलिल्स कर देना है, ठीक है। ये एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। अब टोटल काउंट करने जाओगे तो दिक्कत होगी ना। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इन अ पॉपुलेशन, in a population of 1000, कितने लोगों की पॉपुलेशन बताइए? 1000, ठीक है। लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए is 360, कैपिटल ए स्मॉल ए 480 एंड स्मॉल ए 160, ठीक है। कितने पॉपुलेशन है बताइए? कितने लोगों की? 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 360 लोग कितने हैं? कैपिटल ए 480 कितने हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए 160 कितने हैं बताइए? स्मॉल ए। क्लियर। फाइंड द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। फाइंड द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताइए। क्लियर। पहला आंसर क्या आ रहा है? 0.6 डोमिनेंट एलिल्स की और रेसेसिव एलिल्स की कितने? 0.4। ये बात सुनिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा, ठीक है। डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए स्मॉल ए ना दे करके, ठीक है। रेसेसिव एलिल। क्लियर। चलिए सॉल्व करें। इधर देखिएगा, कैपिटल ए वाले कितने हैं बताइए? 360 का मतलब क्या समझेंगे?
360 हमारे पास कैपिटल ए, 360 हमारे पास कैपिटल ए। बोलिए बस सही है। कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं बताइए? 480। 480 का मतलब हम क्या समझेंगे? 480 हमारे पास कैसे हैं? कैपिटल ए, और 480 हमारे पास कैसे हैं? स्मॉल ए। बोलिए बात सही है। जहां तकलीफ हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल वाले कितने हैं? 160। इसका मतलब 160 स्मॉल ए, 160 स्मॉल ए, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे क्या कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो डोमिनेंट एलील कितने हैं बताइए? 360 प्लस 360 प्लस 480। बोले बात सही है। अपन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, टोटल नंबर ऑफ एलील्स कैसे बताएंगे कि यहाँ पे 360, यहाँ पे 480, यहाँ पे 160, ये इंडिविजुअल है ना। अगर इंडिविजुअल बोला है तो एलील्स कितने होंगे बताइए? अगर हमारे पास इंडिविजुअल कितने हैं बताइए? इंडिविजुअल पॉपुलेशन कितनी है बताइए? 1000 की, तो एलील्स कितने होंगे बताइए? 2000 एलील्स होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? ना भरोसा हो तो काउंट कर लीजिएगा। क्लियर? तो अपान कितना आएगा? 2000 इज इक्वल टू कितना आएगा? 720, 1200। बोली बात सही है। अपान 2000 क्लियर आएगा तो कितना आएगा? 0.6। क्लियर? रेसेसिव एलील का निकालिएगा, तो रेसेसिव एलील कितने आ रहे हैं बताइए? 160 प्लस 160 और प्लस 480 अपान कितना आ रहा है? 2000। 2000 कर लीजिएगा। गोली मारिए। स्मॉल ए निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। पूछिए कैसे? अगर 1200 ये हो गए तो 800 क्या हो गए? स्मॉल ए वाले ना। क्लियर? ना समझ में आया ये भी बात याद रखिएगा। टोटल परसेंटेज कितने का होता है? 100 का। 100 का मतलब 1 मान लीजिए। 0.6 आ रहे हैं ये, तो जाहिर सी बात है 0.4 ये आएंगे। क्लियर? करिए। हो गया? बहुत जल्दी हो गया। होशियार हो गए क्या आप लोग? आगे बढ़े। चलिए एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखेंगे। समझाए? सुनते। एक पॉपुलेशन में स्मॉल ए कैपिटल ए वाले 128 लोग हैं। कितने हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 64 है, स्मॉल ए वाले 8 लोग हैं। क्लियर? सेम वही बात करनी है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी बताइए। चलिए सॉल्व करें। देखिए ध्यान से। कैपिटल ए वाले कितने बताइए? हमें इन्हीं का निकालना है। क्लियर? कैपिटल ए वाले कितने होंगे बताइए? 128 प्लस 128 प्लस 64। बोले बात सही है। अपान में कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं बताइए? 200। तो एलील्स कितने हो जाएंगे? 400। क्लियर? तो काउंट करिएगा कितना आएगा? 358। क्लियर? आएगा तो कितना आएगा? 0.8। ठीक है? ये किसका है? कैपिटल ए। स्मॉल ए का निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.2 आएगा। न भरोसा हो तो निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है? इससे क्या पता चलता है? अब आगे हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल समझा देंगे। क्लियर? मैं डायरेक्ट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल समझाता तो ना समझ में आता। क्लियर? इसलिए हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझाने के लिए इतना ज्यादा अभी तक बहस किया है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके 5 स्टार लगा करके लिखिएगा। क्लियर?
हेडिंग लिखेंगे हमारे पास हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल सुन देगा। हार्डी अलग थे, वेनबर्ग अलग थे, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्टों ने मिल करके हमारे पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या किया, यानी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एआईपीएमटी में, ठीक है, स्टेट पीएमटी में। क्लियर, जब पहले हमारे पास स्टेट पीएमटी होता था तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन करता है? उस समय किसी को नहीं पता था क्या एक्सप्लेन करता है। जब क्वेश्चन में आया तब सबको पता चला पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बाकी मैक्सिमम लोग क्या समझाए थे मालूम है? इवोल्यूशन को बताया था। इवोल्यूशन में चैप्टर में दिया है हार्डी वेनबर्ग, इसलिए लोगों को लगा इवोल्यूशन का है, जबकि ये पार्ट किसका था? पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। समझ आ रही बात? तो यानी हमारे पास क्या आता है कि ये एक्सप्लेन करता है क्या हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक, इट एक्सप्लेन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। समझाया? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? इधर देखिएगा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर? इनके जो नियम है, इनके जो प्रिंसिपल है वो तो याद हो जाते हैं सबको, क्योंकि रट लेते हैं हम लोग, बट इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। क्लियर? जब तक आप जेनेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे उनके इक्वेशन को। इन्होंने क्या कहा था कि इसी एक पॉपुलेशन में, हम मान चलते हैं ये हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन में जितने भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी एक पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहती है। उन्होंने क्या बोला? हमेशा स्टेबल रहती है। इनके प्रिंसिपल को देखेंगे ध्यान से, अच्छे से लिखेंगे। इनके प्रिंसिपल को क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड गामा में लिखेंगे। एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज रैंडम मेटिंग population is always या remain constant या stable जनरेशन बाय जनरेशन। मैं चाहे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाऊं, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगा वो किसी भी पॉपुलेशन का हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर? जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी हमारी है, आपकी है, हमारे अंदर है, इस पॉपुलेशन की, हमारे बच्चे भी पैदा होंगे अगर इसी जगह पे पाए जाएंगे तो उनके अंदर भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी सेम आएगा। समझ आ रही मेरी बात? ये कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्लियर? सुनते जैसे हमने ये क्या कहा कि किसी भी एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें हमारे यहाँ की, ठीक है, अगर हमारी एलेलिक फ्रीक्वेंसी अगर 0.8 है इस पॉपुलेशन की, तो आपके बच्चे भी पढ़े होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे या हमारे बच्चे पढ़ाएंगे, ठीक है, सेम ही एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगा उस समय में। कब? जब कुछ चीजें इन्फ्लुएंस ना करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये कहा, ये कांस्टेंट का मतलब क्या समझेंगे? इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्टेबल का मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यही हमारे पास क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझा हमने? 0.8 एलेलिक फ्रीक्वेंसी हमारी भी थी और जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन बनाए रखने के लिए 0.8 जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी थी हमारे बच्चे की भी, आपके भी बच्चे की, अगर यही पॉपुलेशन में रखी जाएगी तो 0.8 ही आएगा। क्लियर? ये कब आएगा ये भी बात याद रखिएगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, चलिए सुनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख करके लिखते हैं। ठीक है, जेनेटिक
equilibrium is maintained if no evolutionary force should be act। अगर कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्लियर? जेनेटिक इक्विलिब्रियम कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, इवोल्यूशन ना कराने वाला हो। ठीक है? जैसे इवोल्यूशन कौन कौन लोग करा सकता है? क्लियर? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इवोल्यूशन करा सकते हैं? तो सबसे पहला आता है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का। इवोल्यूशन के लिए वो भी हमारे लिए क्या था? पहला कदम था। ठीक है? अगर नो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी किसी भी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। बोली बात सही है? यानी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अच्छे से चलता रहेगा। क्लियर? अगर किसी भी तरीके का म्यूटेशन ना हो, अगर किसी तरीके का अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, यानी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल मेंटेन रहेगा। क्लियर? तीसरा, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अगर एक जगह से दूसरे जगह जीन ना जाए, मैंने कहा कि हम ये अपनी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पता चले ये लंदन जाकर के चले गए। क्लियर? इनके जीन रिकॉम्बिनेशन कहाँ गया? दूसरी जगह चला गया कि नहीं? इनका जीन वहां पे मीटिंग करके आ गए। यानी क्या है कि ये जीन का माइग्रेशन इनका हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? हम ही ने वादा किया कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन बनाए रखेंगे। हम खुद ही बनारस भाग गए। क्या मेंटेन रह पाया? नहीं रह पाया। हमने ये कहा कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम कब तक मेंटेन रहेगा? बताइए, कब तक ये हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू रहेगा? जब तक कोई भी किसी भी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ना ही म्यूटेशन हो, ना ही जीन का माइग्रेशन हो, ना जीन का फ्लो हो, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, और ना ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो। हमने यहाँ पे वादा किया तुम लोगों से, तुमने हमें वादा किया कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, एक ही पॉपुलेशन में रहेंगे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट बनाए रखेंगे। ठीक है? ये दूसरे देश चले गए। क्लियर? वहां से आए और वहां से अपनी बीवी को लेकर के आए, अपने बच्चे को लेकर के आए। क्या ये कांस्टेंट रह पाएगा? तोड़ दिया वादा। समझ आई मेरी बात? यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन्होंने दूसरे से किया ना, यानी यहाँ का जीन दूसरे में लेकर के चले आए, तो क्या समझेंगे? क्लियर? यानी हमने ये कहा कि अफ्रीका चले गए, एक काली कलूटी लेकर के चले आए लड़की। क्लियर? जीन रिकॉम्बिनेशन ही खराब कर डाला इन्होंने हमारा। क्लियर? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। बोली बात सही है? दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर लार्ज अमाउंट में अगर जीन का एक साथ फ्लो हो जाए, ठीक है, एक साथ बहुत इंस्टेंट टाइम में। क्लियर? वह जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की सबसे खास बात क्या होती है? ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए भी की जाती है, जबकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए है? लार्ज पॉपुलेशन के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा है लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? 5 स्टार लगा करके इसको हम समझाना चाह रहे हैं। इनकी हर एक लाइन, हर एक पॉइंट हमारे लिए क्वेश्चंस का बखेड़ा खड़ा करेंगे। ठीक है? हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। सुनेंगे ध्यान से। हमें ये बताइए कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कब लागू होता है? क्या स्मॉल पॉपुलेशन के लागू होता है? नहीं, लार्ज। अब हमें यह समझाइए कि सर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? बोले बात सही है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन में हम लोग रह रहे हैं, रैंडमली किसी से भी इंटरब्रीड कर लें। ठीक है? यानी हम इनसे इंटरब्रीड कर रहे हैं, इनसे इंटरब्रीड, किसी से भी रैंडमली इंटरब्रीड कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। बट आज के समय में क्या हम लोग रैंडम मेटिंग कर रहे हैं? नहीं। मीटिंग करने से पहले या शादी करने से पहले हम लोग सब कुछ देखते हैं। लड़का गोरा होना चाहिए, लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें कैरेक्टर लेकर के हम लोग आते हैं ना।
यानी हम सुपीरियर कैरेक्टर की तलाश में जाते हैं। बोले बात सही कि नहीं? क्या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू हो पाएगा? नहीं लागू होगा। यानी नेचुरल सिलेक्शन हमारे लिए क्या है, हम लोग क्या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा बने हैं? तो अब ये जो बहन की शादी हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़का को देखा सामने से, ठीक है, आधे घंटे बातचीत किए, फिर उसके बाद ही शादी फिक्स हुई। अब हम हमारे सिचुएशन में क्या है, फिर एक और करेंगे ऐसी सबकी, ठीक है। क्या हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन किया? नहीं। पहले क्या हुआ था, रैंडम सिलेक्शन हुआ था ना, किसी से भी उठाया कर दिया। क्लियर? यानी हम अपनी चॉइस से नहीं कर पाए थे। क्लियर? और शायद हमारी भी ऐसी ही होगी, क्योंकि हम अपना चॉइस लेकर के जाएंगे तो घर वाले मारेंगे। क्लियर? सुन लीजिए ध्यान से। तो यानी क्या है कि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं और रैंडम मीटिंग की बात। पहले क्या होता था, रैंडम मीटिंग होती थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप से चॉइस कर रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा? नहीं लागू होगा। क्लियर? हम किसकी तलाश में जा रहे हैं बताइए? सुपीरियरिटी की तलाश में। हम एक गाय भैंस की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर जब भी हम गाय या फिर भैंस का अगर बच्चा पालते हैं तो हमेशा वो भी देखते हैं कि जो उनके अंदर सीमेन जा रहा है वो किसका जा रहा है, लोकल का जा रहा है या हाइब्रिड का जा रहा है। तो हम लोग हाइब्रिड क्वालिटी के लेकर के जाते हैं, ठीक है, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। हम सुपीरियर क्वालिटी लेकर के जा रहे हैं। तो क्या ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लग पाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यही बातें तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपसे। क्लियर? इसका मतलब ये है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई ओनली इन आइडियल कंडीशन, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बोली बात सही है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली थ्योरी में लिख दिया गया है, बट ऐसा होता नहीं। आप हमें बताइए, क्या हमारे अंदर म्यूटेशन नहीं होगा? म्यूटेशन से तो एक बार बन रहे हैं, ठीक है। क्या नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा? होगा भाई। क्या जीन का माइग्रेशन नहीं होगा? कब तक आप यहीं पे रहोगे? बोली बात सही है? जीन का माइग्रेशन कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, कहीं ना कहीं हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन तो करेंगे ही, ठीक है। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे तो हो सकता है कि उस पॉपुलेशन में हम फिट बैठ जाए। और अगर एक जगह पे अगर हम पॉपुलेशन में अगर फिट बैठ गए तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहीं शादी विवाह करके हम सेटल हो जाएं। बोली बात सही है? अगर फिट नहीं बैठ पा रहे हैं तो 4-5 साल बाद हम फिर अपने देश ही लौटेंगे। अल्टीमेट तो वहीं जाना है हम लोगों को। क्लियर? तो यानी क्या है कि हमारे पास ये नेचुरल सिलेक्शन, ये म्यूटेशन और ये जीन का माइग्रेशन, ये जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बहुत ही प्राइमरी ऑर्गन होती है, ठीक है। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। जैसे हम यहाँ कहीं दूसरे से आए और यहीं पे शादी विवाह कर लिए, हमारे बनारस के जीन जो थे किसके पास आ गए? यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मीटिंग किए जो बच्चे होंगे तो हमारे जीन और उस सामने वाले की जीन आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों के रिकॉम्बिनेशन, ये तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। क्लियर? और बोल क्या रहा है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा? 100% होगा। तो क्या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा? नहीं लागू होगा। इसके मतलब हमें ये बात याद रखना है। पहला बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हार्डी-वेनबर्ग, आराम से भाई, प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए देखेंगे। पहला बताइए फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बताइए क्या है? म्यूटेशन। तीसरा फैक्टर बताइए क्या है? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। फोर्थ क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिफ्थ क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या समझे मेरी बात? क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दिया। कौन कौन से फैक्टर हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम कब तक कांस्टेंट बना रखेगा? जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये हो गई तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। क्लियर?
आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ऑप्शन दे देना। हमने ये कहा कि किसी एक पॉपुलेशन में दो ही तरीके के लोग होंगे, या तो कैपिटल एलील वाले होंगे, या तो फिर ये वाले होंगे, या तो ये वाले। बोली बात सही है? या तो होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट या रिसेसिव होंगे। बोली बात सही है? ये कैसे होंगे बताइए? होमोजाइगस, ये कैसे है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्लियर? ये क्या है बताइए? होमोजाइगस रिसेसिव है, क्लियर? ये कैसे है बताइए? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्लियर? अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। हमने ये कहा कि किसी एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? स्मॉल पी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ, स्मॉल पी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। स्मॉल पी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल पी से, ठीक है? अगर कोई एलील्स स्मॉल ए है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे बोल भाई, रिसेसिव एलील, क्लियर? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, चाहे रिसेसिव एलील हो चाहे डोमिनेंट एलील हो, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी और डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होनी चाहिए? हमेशा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? बोलिए। 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? ये तो किसके लिए है? हैप्लॉइड कंडीशन है ना ये तो। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए, ध्यान सुनिएगा, फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, फॉर किसके लिए? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी 2n कंडीशन के लिए क्या होगा, ठीक है? 2n कंडीशन का मतलब क्या समझेंगे हम? कुछ इस तरीके का, क्लियर? कुछ इस तरीके का मतलब अगर हम समझेंगे तो कैपिटल ए होंगे, स्मॉल ए होंगे। बोली बात सही है? कुछ ऐसा ही होगा। अब हमने ये कहा कि 2n कंडीशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया बाइनोमियल इक्वेशन। नाम सुना है कभी? ठीक है, यानी बाइनोमियल इक्वेशन क्या है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए, इनका क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा बताइए? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, क्लियर? ये बाइनोमियल इक्वेशन इन्होंने दिया, जहां पर p स्क्वायर क्या है? p स्क्वायर का मतलब क्या समझेंगे? कैपिटल है, जो समझ में उतना ही बोलिएगा, ठीक है? q स्क्वायर का मतलब आप क्या समझेंगे? स्मॉल है। 2pq का मतलब क्या समझेंगे? बोलिए, कैपिटल है, स्मॉल है। चलिए एक क्वेश्चन यही सुनते हैं। ये एक पॉपुलेशन था, इधर देखिएगा, एक पॉपुलेशन था, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है? PYQ है, हमें याद नहीं आ रहा है ईयर, ठीक है? देख लीजिएगा। इन्होंने ये कहा कि अगर कैपिटल ए है तो ये क्या बोला गया? p स्क्वायर बोला गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कैपिटल ए का मतलब ये p, ये p। बोली बात सही है? किसी को लगा ये स्मॉल ए है, तो एक स्मॉल ए की वैल्यू क्या बोला? q, दूसरे स्मॉल ए की वैल्यू क्या बोला? q, तो टोटल मिलाकर के क्या हो गया? q स्क्वायर। इसका टोटल वैल्यू क्या हो गया? p स्क्वायर, ठीक? दूसरा पॉइंट एक, जब बारी इसकी पूछी गई, ए का मतलब क्या समझेंगे? इस ए का मतलब क्या समझेंगे? तो होल का मतलब क्या समझेंगे? PQ। बोलिए बस सही है? बोलिए,
गलत है सरासर। कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू कहां से आ रही है? जब बाइनोमियल इक्वेशन निकाला तब। ठीक, यानी ये पी क्यू पी स्क्वायर क्या है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये होमोजाइगस क्या है? रिसेसिव। ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये पूरा का पूरा 2pq पी क्यू नहीं 2pq होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप इक्वेशन हमेशा गलत सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आई बात? लोग हमेशा बहुत मैक्सिमम लोग आपको गलत समझाने की भी कोशिश करेंगे। आपको कैसे समझाएंगे? बेटा ये देखिए, कैपिटल ए का मतलब पी था, ठीक, स्मॉल ए का मतलब क्यू था, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या हुआ? पी क्यू। आपको लगेगा भी, आप ताली भी बजाने का जब अच्छा है, जबकि क्या आया है? 2pq का मतलब क्या समझेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, चलिए ये बताइए क्या है? पी स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। बोलिए बात सही है? अरे बोलो। क्यू का मतलब बताइए, क्यू स्क्वायर का मतलब? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। चलिए 2pq का मतलब बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, चलिए इसके बाद जो बातें आपको पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। क्लियर हो गया? सुनिए, हेटेरोजाइगस है ये, बट कैरियर हो सकता है क्या? बोलिए। कैपिटल स्मॉल ए है ना? चलिए आगे बढ़े, सुनते जाइए। हो गया था? हो गया था क्या? चलिए नहीं भी होगा तो फिर से भी देखेंगे। कहीं पे अगर पी स्क्वायर आ रहा है आपसे, अब क्वेश्चन में क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो क्या निकालना है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? ध्यान समझिए। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का सबसे बड़ा रूल ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। स्टेप नंबर 1, जो चीजें दी गई हैं, गिवन वाली चीजें, उसको अंडरलाइन करना है। क्या क्या वैल्यू दी गया है उसको अंडरलाइन करना है। क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन करना है। क्लियर? गिवन वैल्यू को पहले अंडरलाइन करके उसको लिख लेना है क्या क्या दिया है, फिर क्या अपने को निकालना है या क्या निकाल सकते हैं उस चीज से, वो निकाल लीजिएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा, आप हमेशा ये दो चीजें निकालने की कोशिश करिए, पी एंड क्यू। ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में पी एंड क्यू अगर निकाल लिया आपने, तो ये मान चलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100% सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पी स्क्वायर कहीं पे दिया गया है तो अभी आपको क्या समझाइए, क्या पूछा जा रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा जा रहा है। ठीक है? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या समझेंगे? ठीक है? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या समझेंगे? आपसे होमोजाइगस जीनोटाइप भी पूछ सकता है, फिनोटाइप। अगर आपसे कोई पूछेगा फिनोटाइप, तब भी आप क्या निकालेंगे? अरे बोलो, पी स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है जीनोटाइप बताइए, तो क्या बताएंगे? पी स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है ऑर्गेनिज्म बताइए कितने होंगे, ठीक है, तब भी आप क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर। अगर होमोजाइगस, अगर हमारे पास कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तब भी आप क्या निकालेंगे? तब भी आप क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे क्यू स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का मतलब क्या समझेंगे बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है? होमोजाइगस रेसेसिव। अगर जीनोटाइप पूछेगा तो क्या बताएंगे? होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? क्यू स्क्वायर बताएंगे। क्लियर? अगर फिनोटाइप पूछा जा रहा है तो क्या बताएंगे?
क्या निकालेंगे? अगर ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है तो क्या निकालेंगे? कैरेक्टर पूछा जा रहा है तो क्या निकालेंगे? ठीक है, चलिए अगर 2pq पूछा जा रहा है तो क्या समझेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या, डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट, ठीक है। सेम वही बात, फिनोटाइप्स पूछा जा रहा है या जीनोटाइप पूछा जा रहा है या ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है या कैरेक्टर पूछा जा रहा है। क्लियर? सब कुछ सेम है ना? इतना लिख लीजिए, तब आपको अच्छा सा एक ट्रिक बताते हैं। क्लियर? पहला क्या था? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था। इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करने के बाद क्या नजर आया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq नजर आया। क्लियर? ऐसा नजर आया। ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है? ये क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर जिंदगी में आपसे कोई पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स या डोमिनेंट फिनोटाइप्स तो क्या बताएंगे? अगर कोई भी जिंदगी में ये पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म तो क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर मारेंगे। डोमिनेंट सिर्फ बोल रहा हूं, होमो या हेट्रो नहीं। पूरी बात तो सुना करो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर इतने लोग पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें पाई जा रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट फिनोटाइप या डोमिनेंट जीनोटाइप या डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म तो आप क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर प्लस 2pq। ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ होमो या हेट्रो को गोली मारिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट क्या? फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म। समझ आई बात? क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस तो क्या निकालेंगे? चलिए बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस, डोमिनेंट या रिसेसिव की बात कर रहे हैं हम? नहीं, तो क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर प्लस, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। क्लियर? यानी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस क्या? फिनोटाइप, कैरेक्टर, जीनोटाइप, ऑर्गेनिज्म। क्लियर? लिखेंगे इन अ पॉपुलेशन number of frequency of recessive allele frequency of recessive allele frequency of recessive allele is 0.8. frequency of recessive allele 0.8. then find the frequency of homozygous dominant organism, कैरेक्टर, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जो भी है, ठीक है। इतने में से चाहे जो भी पूछे। क्लियर? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट कहाँ लिखा है भाई तुमने? होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म या फिनोटाइप या जीनोटाइप या कैरेक्टर। क्लियर? कुछ भी दे सकता है। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर हमें तो कैरेक्टर दे दिया, कैरेक्टर का भी मतलब यही निकालना है, ठीक है। फिनोटाइप पूछेगा फिर यही निकालना है, ठीक है। जीनोटाइप पूछे तो यही निकालना है। क्लियर? चलिए बताइए।
किसी एक पॉपुलेशन में रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.8% दी गई है या 0.8 दी गया है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट का निकालने का तरीका क्या होगा? क्लियर? निकाले, एक निकाल दे रहे हैं, उसके बाद तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, हमने ये कहा कि रेसेसिव एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी दी गई है बताइए? 0.8। यानी क्या दिया है? क्या दिया है? क्यू दिया है, रेसेसिव एलील। एलील दिया है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूं, एलील की फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, ठीक है। कई लोगों को लगेगा कि सर 0.8 हमारा क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर नहीं, जीनोटाइप अगर पूछा जाएगा, फिनोटाइप जब पूछा जाएगा और कैरेक्टर पूछा जाएगा और ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा तब क्यू स्क्वायर होगा। समझ रहे भाईजान? अगर एलील पूछा जा रहा है तो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास क्या नजर आया? ये रेसेसिव एलील की हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं P निकालने को तो क्या निकाल लेंगे? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और P अगर निकालना है तो 0, P प्लस कितना होगा बताइए? ये 0.8, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। क्लियर? इतना माथा पच्ची कौन करे? तुम लोगों को बहुत ही अच्छा मैथ्स है, निकाल लोगे ना। 0.8 1 से माइनस कर देना है। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? होमोजाइगस पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस पूछा जा रहा है? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का फॉर्मूला क्या था बताइए? पी स्क्वायर प्लस, बस पी ही स्क्वायर है। चलिए, पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? 0.2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? बोलिए बस, सही है 0.04। ये P आएगा ना, ऐसे लिखना है। क्लियर? ये हो जाएगा। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इन अ लार्ज पॉपुलेशन, frequency of in a large population, comma, frequency of recessive phenotype is 0.16. Find the homozygous dominant, ऐसे नहीं, homozygous organism लिख लीजिएगा। Find the homozygous organism in a population। homozygous और dominant नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ homozygous organism पूछ रहा हूं, ठीक है, पॉपुलेशन में। चलिए, बताने वाले को फिर एक चॉकलेट मिलेगा। क्लियर? सॉल्यूशन देखते हैं। रेसेसिव फिनोटाइप दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए? 0.16। रेसेसिव फिनोटाइप यानी क्यू स्क्वायर। बोली बात सही है? अगर क्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा? 0.4। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? क्यू आ गया। क्लियर? अब P निकालना होगा तो क्या निकाल लेंगे आप? 0. बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? P प्लस Q इज इक्वल टू 1 ना।
यहां से निकालेंगे। अब हमारे पास पूछा क्या जा रहा है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है कि डोमिनेंट पूछा जा रहा है, ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है, ठीक है। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है बताइए, 0.6 प्लस 0.4 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 0.36 आएगा प्लस 0.16 आएगा। बोलिए बात सही है, कितना आएगा, 0.52। आंसर सही है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ना। समझ आई बात? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे हमारे पास। In a population, in a large population, frequency of dominant alleles is 90%. Frequency of dominant allele is 90%. Clear? Is 90%. Clear? Find the frequency of या number या frequency बात सेम है, ठीक है। frequency of dominant character या organism if population is 2000, अगर वो population कितनी है, 2000 लोगों की, ठीक है। हमने ये कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में 2000 लोग रहते हैं जिसमें से 90% क्या पाए गए हैं, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पाई गई है, ठीक है। अब हमें बताना है कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 90% है तो डोमिनेंट कैरेक्टर कितने लोग होंगे, ठीक है। हमने ये कहा कि पॉपुलेशन कितने लोगों की है, ये पहले बताइए। पॉपुलेशन कितने लोगों की है, 2000 लोगों की। हमने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी बताइए ऑफ डोमिनेंट एलील्स, है ना। किसका पूछ रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप या एलील्स है, फिनोटाइप है, कैरेक्टर वाइज फिनोटाइप हुआ ना। क्लियर? तो यानी कितना दिया गया है, ये कितना परसेंट, 90%, यानी 100 में निकालेंगे तो 0.9%। बोली बात सही है। अब हमारे पास क्या आता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, यानी ये क्या दिया गया है, पी स्क्वायर एलील है कि कैरेक्टर है, क्या भाईजान, ठीक है। तो यानी ये क्या है हमारे पास, पी है ना। अगर पी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, रहने दो पी स्क्वायर बाद में निकालना, पहले क्यू निकालेंगे ना। तो क्यू कितना आएगा, 0.1। पी कितना आएगा हमारा बताइए, 0.9। क्लियर? अब पूछ क्या रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर। अब ये पूछा जा रहा है, ये दिया नहीं गया था, ठीक है। तो कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू, कितना आएगा बताइए, 0.9 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा बताइए, 0.9 इंटू 0.1। बोली बात सही है। तो कितना आएगा ये बताइए, 0.81 प्लस 1.8 आ रहा है क्या, 0.18। क्लियर? 99% आ रहा है, वही भाईजान, ठीक है, 0.99 ना। अब बात आती है क्या आ गया हमारे पास, होमोजाइगस कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। अब पूछा क्या जा रहा है हमारे पास, 2000 लोगों में से अगर 2000 लोग हैं उसका 0.99%, ठीक है, कितना आएगा, क्लियर? जल्दी करिएगा।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए लिखेंगे। In a large population of 10,000 individual, in a large population of 10,000 individual, 10,000 लोग क्या है, इंडिविजुअल रह रहे हैं, एक पर्सन, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन में, ठीक है। 30 ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ थैलेसेमिक पर्सन, फ्रीक्वेंसी ऑफ थैलेसेमिक पर्सन इज 36%। 36% लोगों को क्या हुआ है बताइए, 36% लोगों को क्या हुआ है, थैलेसीमिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्या लिखे हैं, थैलेसेमिक पर्सन इज 36%, क्लियर। फाइंड दी नॉर्मल पर्सन, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल पर्सन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन की फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर पर्सन, ठीक है, हेटेरोजाइगस कैरियर पर्सन, कैरियर जब भी होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही होंगे, क्लियर। चलिए देखें, सुनिए, हमने ये कहा कि इन पॉपुलेशन ऑफ कितने लोग हैं बताइए, 10,000 लोग हैं, 10,000 इंडिविजुअल रह रहे हैं जिनमें, क्लियर। 10,000 इंडिविजुअल में थैलेसीमिया कितने लोगों को हुआ है, 36% लोगों को, क्लियर। अब पूछा जा रहा है आपसे क्या, नॉर्मल पर्सन की फ्रीक्वेंसी बताइए ना। पहला पूछा गया है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल ना, नॉर्मल इंडिविजुअल की, और दूसरा पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, कैरियर ना। चलिए देखते हैं, अगर 36% लोगों को हुआ है थैलेसीमिया, ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, क्लियर। अगर हम ये बोले कि थैलेसीमिया, ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब कैपिटल ए वाले कैसे होंगे, नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, बट कैसे होंगे बताइए, कैरियर, ठीक है। स्मॉल ए वाले कैसे होंगे बताइए, अफेक्टेड होंगे किससे, थैलेसीमिया से। अब तो समझ में आ गया गलती कहाँ की है ना, यही रह गई तुम, ठीक है, तुमने ये भी प्लस नहीं किया, क्लियर। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमने ये कहा कि 36% का मतलब आप क्या समझेंगे, यानी 36% क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक प्रकार का क्या है, कैरेक्टर है, अरे बोलिए, फिनोटाइप है, ऑर्गेनिज्म है, बोलिए बस सही है। यानी ये क्या बोला जा रहा है, पी स्क्वायर बोला जा रहा है ना, क्लियर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है बताइए, 36% दिया गया है, तो 0, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.36 आएगा। अगर P निकालना चाहूं मैं, ठीक है, P है कि Q है, थैलेसीमिया क्या है, Q है ना, रिसेसिव है तो, क्लियर, तो Q है ना। अगर मैं Q निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 0.36, यहाँ पे क्या आएगा, 0.6, बोली बात सही है। क्या मैं P निकाल दूं, P की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 0.4। अब आइए, पहले मैं क्या निकालूं,
फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर की निकाल लो। कैरियर का मतलब क्या समझेंगे, 2p क्यू, 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है बताइए, 0.4, क्यू की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट 48। क्लियर। अब ये हमने कहा 0.48, अब हमने ये कहा कि पर्सन की बात बताओ, ये तो एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसे कितने लोग हैं, 10,000 लोग, 10,000 लोग, ठीक है। 10,000 का 0.48 कितना आएगा बताइए, 48 लोग कैसे होंगे बताइए, कैसे होंगे बताइए, कैरियर होंगे, बोली बात सही है। चलिए अब हमें बताइए नॉर्मल की, बताइए बात, नॉर्मल की बात बताइए कैसे होंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू, बोली बात सही है। पी स्क्वायर कितने हैं बताइए हमारे पास, पी स्क्वायर कितने हैं, पी स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2p क्यू, इसका बताइए कितना आ रहा है, 0.16। क्लियर। प्लस 2 की जगह पूरा 4.8 लिख दें क्या, 0.48, अरे बोलिए 2p की वैल्यू तो अभी यही निकाला ना हमने, अरे को समझ में आ रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका 1600 आएगा, इस वाले का, बहुत लोग गधे लोग हैं यहाँ पे, इधर देखिए 0.16 प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। क्लियर। इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 0.16 अपान 10,000 करेंगे, प्लस में इनका क्या करेंगे 0.48 अपान 10,000 करेंगे। क्लियर। क्लियर, या तो सबका एक साथ करेंगे। क्लियर, 10,000 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 6400 लोग आएंगे। क्लियर, इसका करेंगे, ठीक है, तो कितने लोग आएंगे, 6400 लोग आएंगे। समझ आई बात। यानी हमारे पास 400 में से हमारे पास क्या आएंगे बताइए, 6400 में से ये कैसे हैं बताइए, नॉर्मल लोग, ठीक है। नॉर्मल में भी हमारे पास होमोजाइगस वाले कितने होंगे बताइए, होमोजाइगस वाले कितने होंगे 1600, और हेट्रोजाइगस वाले कितने होंगे बताइए 4,800। क्लियर, समझ आई बात। और 3600 वाले कितने लोग होंगे, थैलेसीमिया वाले, ठीक है। 36 वाले कैसे होंगे बताइए, थैलेसीमिया। 10,000 हो गए कि नहीं टोटल। क्लियर, 10,000 हो गए, कर लीजिएगा। समझ आई बात।